cuts the tangent at a point capital P on the circle at Q cuts the tangent at a point capital P on the circle at Q such that on the circle at Q such that OQ is equal to 13 centimeter such that OQ is equal to 13 centimeter. Then stop, find the length of PQ. Find the length of PQ. A line through the center O of a circle of radius 5 centimeter. एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस ना 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पहले एक सर्कल बनाइए जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। एक ये सर्कल हमने बना लिया जिसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ ये दिखा दिया रेडियस 5 सेंटीमीटर और लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ अ सर्कल लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ अ सर्कल, सेंटर O से गुजरने वाली एक लाइन जिस सर्कल का सेंटर 5 सेंटीमीटर है कट्स द टेंजेंट एट अ पॉइंट P, कट्स द टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल एट Q, कट्स द टेंजेंट, ठीक है, कट्स द टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल एट Q, ऑन द सर्कल एट Q मतलब सर्कल पर ये टेंजेंट Q पॉइंट पर टच करता है, लिखा है ना, ऑन द सर्कल एट Q, तो टेंजेंट जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता है। तो दो की तरफ आएगा। अच्छा एक मिनट, सर Q तो आपने पॉइंट मार्क किया, टेंजेंट एट अ पॉइंट P सही है, यहाँ पर P हो, P such that OQ is equal to cuts the tangent at a point P, cuts the tangent at a point P, अच्छा टेंजेंट एट अ पॉइंट P है, ठीक है, टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल एट Q, इस पॉइंट को हमने Q बोल दिया और OQ की लेंथ इन्होंने कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, OP 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस में और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसको कोई सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं, अपने आप ही कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इसके बाद देखिएगा सेक्शन बी में फिर आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो सेक्शन बी का जो पहला ही क्वेश्चन है वो 7वां जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from its center, draw tangents to the circle from these 2 points P and Q, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का दे रखा है, कंस्ट्रक्शन मैंने अभी करवाया नहीं है इसलिए अभी इस वाले क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 अभी के लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन, या यहाँ पर नोट करेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the top of a building 60 meter high, the angle of elevation
and depression of the top and the foot of another building at the foot of another building are alpha and beta respectively. Are alpha and beta respectively. Are alpha and beta respectively. Full stop. Find the height of the second building. Find the height of the सेकेंड बिल्डिंग. यहाँ पर देखिएगा इन्होंने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट. तो मुझे एक बिल्डिंग दे रखी है जिसका जो टॉप है मुझे 60 मीटर का दे रखा है, मतलब जो बिल्डिंग है वो टोटल 60 मीटर ऊंची है. ठीक है, हमने क्या करा, एक बिल्डिंग बना ली यहाँ पर 60 मीटर इसकी हाइट है. ए और बी, इसको मैंने ए बी बोल दिया. तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर बिल्डिंग और अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ से इसके सामने आप क्या करिए भाई, सेम लेवल ग्राउंड पर बना हुआ है ये दोनों की दोनों बिल्डिंग. तो एक बिल्डिंग इधर बना ली 60 मीटर हाइट की और एक बिल्डिंग इधर बना ली. इस बिल्डिंग का आप नाम कर दीजिए सी और डी. फिर क्या करिएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है तो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग ये कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा. यहाँ पर आपने क्या करा कि जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है. तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल तो बन नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो इसके साथ में इसका एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा. द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम. तो एलिवेशन का जो है वो तो एंगल अल्फा है और डिप्रेशन का इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, बीटा. अच्छा, इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ E. तो यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा 90 डिग्री एंगल बन गया है. तो ये जो ED है, जब AB 60 है तो ED भी 60 मीटर ही होगा, 60 मीटर. तो ये भी 60 मीटर होगा. अब इसके बाद आप देखिएगा वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग. तो मुझे ये टोटल हाइट बतानी है CD. तो हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल CEA, इन ट्रायंगल CEA आप देखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा. तो tan अल्फा इज इक्वल टू CE अपॉन AE, CE अपॉन AE. ठीक है, CE कितना है ये हमको नहीं पता. चलिए, तो हमने क्या करा, यहाँ से CE निकाल दिया अल्फा की टर्म्स में, क्योंकि अल्फा और बीटा एंगल्स दे रखे हैं. तो जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा वो अल्फा और बीटा की टर्म्स में ही निकलेगा. तो CE क्या हो गया, AE tan अल्फा, AE tan अल्फा. ठीक है, इसके बाद इन ट्रायंगल DEA
और कुछ तो दे नहीं रखा है इन्होंने ना। From the top of a building, 60 meter height angle of elevation and depression at the top and upper terminal of the building are alpha and beta respectively, find the height of second building. तो AE अगर यहाँ से निकाल लिया जाए, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से एक काम करेंगे, यही सोच रहा हूँ, क्योंकि AE की वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से AE निकाल लूँगा, AE हो जाएगा CE अपॉन tan अल्फा। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल DEA, ट्रायंगल DEA में क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ हो जाएगा DE अपॉन EA या AE। DE अपॉन AE, यहाँ से AE अगर कैलकुलेट करें तो AE इज इक्वल टू DE अपॉन tan बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद यहाँ पर भी AE है, यहाँ पर भी AE है, तो आप क्या करें, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पर क्या आएगा, CE अपॉन tan बीटा, सॉरी tan अल्फा इज इक्वल टू DE अपॉन tan बीटा। ये हो गया। अब जो DE है, DE की वैल्यू हमारे पास है 60। ठीक है, इस tan अल्फा को इधर ले आएगा, CE इज इक्वल टू DE tan अल्फा अपॉन tan बीटा। ये समझ में आ गया? ठीक है, और DE कितना है, DE है 60, तो 60 इंटू tan अल्फा अपॉन tan बीटा। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई CE की। तो मुझे तो पूरी इस बिल्डिंग की हाइट चाहिए, तो पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, CD। तो हाइट ऑफ अनदर बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, CD, और CD क्या हो जाएगा, CE प्लस DE। ठीक है, अब CE कितना है, 60 tan अल्फा अपॉन tan बीटा। प्लस DE कितना है, DE 60 है, तो हमने यहाँ से 60 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस 1, इतनी छोड़ दीजिए बस। ठीक है, मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर देता हूँ उसका, सेक्शन बी का। ठीक है, इन्होंने इसके आंसर को ना इस तरह से लिखा है, इन्होंने इसको ऐसे लिखा है 60 इंटू, हमारा बिल्कुल ठीक है, इन्होंने क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया, 1 पहले लिख दिया, 1 प्लस, और tan अल्फा ऐसे लिख लिया, और tan बीटा को अलग लिखा है 1 अपॉन tan बीटा। ठीक है, और फिर 1 अपॉन tan बीटा को इन्होंने बोल दिया cot बीटा, तो इन्होंने ऐसा लिखा 60 प्लस 60 इंटू 1 प्लस tan अल्फा cot बीटा। तो ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, सही है। तो कई बार क्या है कि प्रूव करने के लिए आता है, तो अगर प्रूव करने के लिए आ जाए और ये टर्म पूछे तो प्रूव करके दिखा देना, और नहीं तो ये है ही हमारा आंसर, सही। ठीक, अब इसी क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन और दे रखा है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है पर चलो देख लो फिर भी। इसके बाद देखिए, इसी में ऑप्शन में दे रखा है, या तो ये वाला कर लो, या ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, देखिए
और करके इन्होंने दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई from the top of a building meter high, comma, the angle of depression of the angle of depression of the top and bottom of a tower. The angle of depression of the top and bottom of a tower of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Are observed to be 30 degree and 60 degree, comma, 30 degree and 60 degree respectively. Comma, then find the height of the tower. Then find the height of the tower. तो जैसे अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा था। यहाँ पर जो दोनों एंगल्स हैं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ही दे रखे हैं। तो क्वेश्चन देख के क्या समझ में आता है, हमारी बिल्डिंग बड़ी है या टॉवर बड़ा है, देखकर बताओ। बिल्डिंग बड़ी है, ठीक है। उन्होंने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, तो एक बिल्डिंग है 60 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है 60 मीटर हाई, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉवर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से थोड़ा दूरी पर हमने यहाँ पर एक टॉवर बना दिया, इसको बोल दिया CD। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल से ही बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, या एलिवेशन जो भी है वो हॉरिजॉन्टल से ही बनता है। तो ये तो टॉप का एंगल तो हो गया 30 डिग्री। क्या बोला है इन्होंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉवर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले टॉप लिखा है तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, फिर बॉटम है तो उसका 60 डिग्री। वैसे भी समझ में आता है। फिर टॉप तक एंगल छोटा ही बनेगा और बॉटम तक जाएंगे तो एंगल थोड़ा बड़ा बनेगा। तो ये जो बन रहा है ये पूरा एंगल ये बन रहा है 60 डिग्री। अब आप देखो कि ये जो पॉइंट है C, इस पॉइंट पर जैसे ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल बना लिया, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बता दीजिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आता है, इतना क्लियर है? यस सर। अक्षरा, इशिता, मोदित, न्यासा बताइए क्लियर है? दोबारा बोलिए। प्लीज रिपीट वंस। ठीक है बता। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 60 मीटर हाई एक बिल्डिंग दे रखी है हमको। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉवर
फिर एक टॉवर है, ये तो बिल्डिंग है इधर 60 मीटर हाई, उधर सीढ़ी जो है ये क्या है, ये एक टॉवर है। वो बोल रहे हैं कि इस बिल्डिंग के टॉप से इस टॉवर के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो वो जो 30 डिग्री बनेगा वो किसके साथ बनेगा, हमने जो बिल्डिंग का टॉप है यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी, ये जो ग्राउंड था, ग्राउंड के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ अगर बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के टॉप को देखा जाएगा तो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो आप ये देखिएगा कि इसी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर आपने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी। तो मैंने कहा कि ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी थी ये भी ग्राउंड के पैरेलल थी, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल है ये भी ग्राउंड के पैरेलल है, मतलब दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। तो बेटा ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया इतना नहीं? हाँ, यहाँ से हमने इसको देखा तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना वो 30 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन है और ये भी ग्राउंड के पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। तो जब ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। सिमिलरली अगर आप यहीं से बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के बॉटम को देखेंगे तो फिर जो ये आपका लाइन ऑफ साइट बनेगा सीधा, तो इसके साथ हॉरिजॉन्टल का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बेटा जब ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा। आपने इसकी मीनिंग कर दी ए बी सी डी, इस पॉइंट को बोलो ई। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे सी डी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे ट्राइंगल सी ई ए। इन ट्राइंगल सी ई ए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। यहाँ से क्या करिए आप, यहाँ से ना आप ई सी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ई सी की वैल्यू हमारे पास है नहीं। या पहले tan 30 देखो कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए ई इंटू √3 इज इक्वल टू ई सी इंटू 1। तो ई सी इज इक्वल टू ए ई √3, ई सी इज इक्वल टू हो गया ए ई √3। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से ई सी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल लीजिए, दूसरा जो राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसमें मैं 60 डिग्री को यूज़ कर सकूँ, वो कौन सा है, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी डी tan 60 डिग्री क्या है, √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 60 अपॉन बी डी। हमने नहीं कैलकुलेट करा बी डी कितना है, हम नहीं जानते। तो क्या करेंगे कि जैसे ये बी डी तो इधर आ जाएगा 60 अपॉन √3, ये बी डी हो गया। सर ई सी इक्वल टू बी डी में होगा। हाँ, और जो ये बी डी है, बी डी और इसी को इक्वल होगा। तो आप क्या करिए, सिंस बी डी इज इक्वल टू ई सी, देयरफॉर बी डी की जगह ई सी लिख दीजिए। ई सी इज इक्वल टू 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए ई √3। यहाँ लिखना फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या होगा, क्योंकि बी डी जो है, बी डी तो ई सी के बराबर है, ठीक है। मैंने बी डी की जगह लिख दिया ई सी, तो ई सी इज इक्वल टू 60 अपॉन √3 हो गया। और इक्वेशन वन में हमने देखा ई सी इज इक्वल टू ए ई √3 भी है। तो इसका मतलब ई सी की वैल्यू जब ए ई √3 भी है और ई सी की वैल्यू 60 अपॉन √3 भी है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए।
एक और फिर से सीधा है। ठीक है, तो आप ये देखिए ये जो BD वाली लाइन थी, इस BD के पैरेलल की जो लाइन ड्रॉ करी हमने इसी, ये जो BD है और इसी ये दोनों तो इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो जब BD को मैंने कर दिया 60√3, BD को हमने कर दिया 60√3 और BD जो है वो इसी के इक्वल है, तो BD की जगह इसी रख दिया, तो इसी इज इक्वल टू 60√3 हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा EC जो है वो AE√3 के भी इक्वल है और EC 60/√3 के भी इक्वल है, तो लिख लीजिए इक्वेट 1 and 2, इक्वेट 1 and 2 तो क्या हो गया AE√3 इज इक्वल टू 60/√3, समझ में आ गया होगा। एक काम मैंने पहले करा था, मैंने 60/√3 के इक्वल यहीं पर लिख दिया था AE×√3, तो यहाँ पर वही है, हमने दोनों को इक्वेट करा है। अब देखो ये जो √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो AE कितना हो गया 60/√3 इंटू √3 क्या होता है 3 और 3 20 = 60, A is equal to 20. 20 आ गया, समझ गए कि नहीं भाई। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 3 2 = 6 और आगे 0 लगा दो, 20 हो गया। तो ये मेरे पास AE की वैल्यू आ गई, हमें बतानी है CD की वैल्यू, तो CD क्या होगा AB माइनस AE, मतलब 40 सेंटीमीटर 40 मीटर 40 सेंटीमीटर का टॉवर बनेगा कोई, नहीं 40 जरा सा। मीटर। देखिएगा हाइट ऑफ टॉवर, हाइट ऑफ टॉवर, टॉवर की हाइट कितनी दे रखी है CD, और CD क्या हो जाएगा AB माइनस AE, और AB 60 है और AE ये 20 है, CD is equal to 40 मीटर। 40 मीटर हो गया। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस ठीक है, सर ध्रुव है क्या ध्रुव अभी देखो, हाँ 40 मीटर है। नहीं है, ये आज होली मना रहा होगा। कौन से चौक है इसका? ठीक है, तुम्हारी वजह से ही करा होगा क्या स्विच ऑफ, हाँ तुम्हारी वजह से ही करा होगा स्विच ऑफ, तुम करते होगे उल्टे सीधा टाइम फोन। मैं तो फोन ही नहीं करता, उसने बस सुबह उठाया फोन करके और खुद फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। द कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ऑन कर लो इसको। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है इस सर्कल के अंदर सर्कल, यानी कि जिनका दोनों का सेंटर सेम होता हो उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। AB is a diameter of the bigger circle, BD is a tangent to the smaller circle touching it at D, find the length AD। देखिएगा, the radii of two concentric circles, पहले concentric circle बना लो, तो एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया, ये सेंटर है, इसको बोल दीजिए, सेंटर को बोल दीजिए O। AB is a diameter of the bigger circle, तो बिगर सर्कल का जो डायमीटर है वो AB है। AB, तो डायमीटर तो सेंटर से ही गुजरेगा होगा, ठीक है। तो AB is a diameter of the bigger circle, ये हो गया। फिर है BD is a tangent to the smaller circle touching it at D, ये D हो गया। BD is a tangent to the smaller circle touching it at D, find the length AD।
कह रहे हैं AD की लेंथ निकालिए। कैसे निकालोगे? सर ओडी को ज्वाइन करना अच्छा, मैंने OD को ज्वाइन करा जैसे, उसमें बाहर वाली सर्कल की रेडियस क्या है? बताओ। बाहर वाला जो सर्कल है, बड़े वाला जो सर्कल है, उसकी रेडियस है 13। और अंदर वाला अंदर वाला है 8। पाइथागोरस थ्योरम का 13 और 8, तो ये हो गया 8, ये 8 है, ये भी 13 होगा, वो भी ठीक है। सर BD 80 की टेंजेंट नहीं होगा। सर पाइथागोरस में असल में यही मैं सोच रहा हूँ कि 80 टेंजेंट होगा या नहीं होगा। टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट तो वो नहीं होगा, चलो। अब BD निकालेंगे कैसे, ये बताओ जरा। देखो इन्होंने क्या फिगर बनाई है। फिगर तो सही है। इन्होंने क्या करा है कि ये जो BD है ना, इसको थोड़ा आगे भी एक्सटेंड करा है, यहाँ तक एक्सटेंड करा है, और फिर इससे इसको ज्वाइन करा है, और फिर इसको भी 90 डिग्री बोल दिया, और अब AD निकाल लेंगे। और इस पॉइंट को इन्होंने बोला है E। उनका तो ED भी नहीं है, AE भी नहीं है, AD भी नहीं है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दिया ना, मैंने लिखवाया नहीं ना आपको। क्वेश्चन लिखो पहले। ये डायग्राम तो बना ही लिया या नहीं बनाया? ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन लिखिएगा। The radii of two concentric circles the radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. Full stop. AD is the diameter of the bigger circle. AB is the diameter of the bigger circle. Full stop. BD is a tangent to the smaller circle. BD is a tangent to the smaller circle. Touching it at D, full stop. Find the length AD. Find the length AD. आपको लेंथ बतानी है AD की।
देखिएगा इसको कैसे करेंगे। इन्होंने बोला था रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो ओडी हमने बनाया है, ओडी ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री बन रहा है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एंगल बनता है 90 डिग्री। ये 13 है और ये 8 है, तो बी डी की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ओ डी बी, इन ट्राइंगल ओ डी बी बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के सामने हमारा क्या है, ओ बी। तो बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी कितना है, 8। माइनस 64, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5। ये हो गया 105। ठीक है, बी डी की वैल्यू आ गई √105। इक्वेशन 1 बोल दो इसको भी और इसको भी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ODB, इन ट्राइंगल ODB एंड ट्राइंगल AEB सेम लाइन को तो आगे एक्सटेंड करा है। अच्छा ये समझ गए कि AEB 90 डिग्री कैसे है? एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो इस वजह से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम ना इसमें ये कह सकते हैं कि हमें AD की लेंथ निकालनी है क्या, इन ट्राइंगल ODB एंड ट्राइंगल AEB। इन दो ट्राइंगल्स को ले लूँ तो मैं कहूँगा एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गए। उसके बाद एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल ABE। में आप लिखेंगे कॉमन एंगल OBD और ABE, ये दोनों इक्वल हो गए एंगल, ये कॉमन एंगल हो गए। तो बाय डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ODB सिमिलर टू ट्राइंगल AEB, ODB और AEB सिमिलर हो गए। ठीक है, ये मत सोचना कि सिमिलैरिटी के कोई और बहुत टफ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। क्वेश्चन कभी कोई एक इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, लेकिन उसमें भी ऐसे ही आएगा सिंपल, कोई बहुत टफ वाला नहीं आएगा। ठीक, तो ODB इज सिमिलर टू ट्राइंगल AEB, ये हो गया। यहाँ से हम ये कहेंगे कि पहले दूसरे का रेशियो, पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, OD अपॉन इसका पहला दूसरा AE इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा क्या है, DB, और इसका दूसरा तीसरा क्या है, EB। इसका पहला और तीसरा क्या है, OB, और इसका पहला और तीसरा क्या है, EB। अभी भी जिन जिन की वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू डालकर हम कुछ, इससे कुछ हमको हेल्प मिल सकती है। तो वैल्यू जिस जिस की है, देखिए जैसे OD है, तो OD क्या है, ये आपका छोटे सर्कल का रेडियस, तो ये 8 है हमारे पास, 8 अपॉन AE
ए ई की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो ए ई को ऐसे ही छोड़ दो। इज इक्वल टू डी बी कितना है? डी बी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है √105 अपॉन ई बी कितना है? ई बी इसकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। चलो इज इक्वल टू अगला है ओ बी अपॉन ए बी। तो ओ बी 13 है, ओ बी अपॉन ए बी कितना हो गया? 26। 13 1 जा 13 2 जा, ये हो गया। तो यहाँ से एक तो मैं ए ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा कि 8 अपॉन ए ई इज इक्वल टू 1/2। तो ए ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। दूसरा मुझे ई डी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास ए ई आ गया, ई डी आ गया, तो ए डी क्या हो जाएगा? ए डी हमारे पास हो जाएगा आपका ये बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हम निकाल लेंगे। तो मैं ई डी निकालूंगा। ई डी किस तरह से निकालेंगे ये देखिएगा। हम ये कहेंगे कि अंडर रूट ऑल्सो √105 अपॉन ई बी इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें ना एक काम करेंगे, ये √105 था क्या? ये था डी बी, इसको लिखो डी बी। डी बी लिख दिया है ना, और अपॉन में ई बी है, तो ई बी को आप लिख लो ई डी प्लस डी बी। इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करिए? रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लें, छोड़ो ऐसे ही कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 dB इज इक्वल टू ई डी प्लस डी बी, ठीक है। और ई डी इज इक्वल टू कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ डी बी माइनस डी बी। तो ई डी इज इक्वल टू कितना हो गया? डी बी के बराबर ही हो गया, ठीक है। तो ई डी की वैल्यू कितनी हो गई? √105। √105, ठीक है। अब इस तरफ कर रहा हूँ ये मिटाकर। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AED। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AED। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ED स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो ED स्क्वायर इज इक्वल टू AE यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस ED यानी कि √105 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। √105 का स्क्वायर तो 105 हो गया। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 361। इट इम्प्लाइज दैट AD इज इक्वल टू, बताओ, √361 कितना होता है? वही तो पूछ रहा हूँ, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। ये AD की वैल्यू 19 आ गई। चलिए जी, बाकी फिर होली मुबारक आप सबको। अब 21 तारीख को मिलते हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली।